कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े हॉल से होती है, जहां पर हम देखते हैं ढेरों बॉडीगार्ड जमीन पर मरे पड़े होते हैं। पूरा फर्श खून से सना हुआ होता है। इससे पता चलता है कि अभी कुछ ही देर पहले यहां पर भीषण फाइटिंग हुई थी, जिसमें सभी लोग मारे गए। इन्हीं के बीच हमारी स्टोरी का मेन हीरो खड़ा होता है, जो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग मुझे क्या समझते थे। अंत में मेरे बाप की मौत तो मेरे ही हाथों होगी। फिर इसके बाद हम एक हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर वही लड़का, यानी कि हमारी कहानी का मेन हीरो, अपनी क्लास में बैठकर चुपचाप अपनी असेसमेंट पूरी कर रहा होता है। तभी हमें बैकग्राउंड में कुछ लड़कों की आवाजें सुनाई पड़ती है। तुम बहरे हो क्या? तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा? आज लंच में क्या लेकर आया है? क्लास के 3 बदमाश लड़के एक दूसरे लड़के को बोली कर रहे होते हैं। ओ ये साला कितना बेवकूफ लड़का है, इसको स्कूल के बाद बताते हैं। दूसरा लड़का बोलता है, उस लड़के से भला तुमको उससे क्या काम? मोटा लड़का बोलता है, तुझे क्या लगता है मैं उससे पैसे लूंगा? लेकिन मैंने सुना है कि वो लड़का अपने बाप के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता है, तुम्हें उससे भला क्या ही पैसे मिलेंगे? मोटा लड़का कहता है, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। एक फैमिली जितनी ज्यादा गरीब होती है, उससे उतने ज्यादा पैसे हड़पे जा सकते हैं। वहां हमें कोई वाकने वाला भी नहीं होता। उसके बाप ने सारी जिंदगी दूसरों के नीचे दब के काम किया है, भला वो क्या ही कर लेगा? अब जब ये सब बातें चल रही होती है, हमारी कहानी का मेन हीरो यानी वही लड़का ये सब बातें सुन रहा होता है। आज मैं उसके सारे पैसे हड़प लूंगा। हाँ, तभी हम देखते हैं कि वो लड़का उनके पास जाता है। मोटा लड़का बोलता है, क्या बे, तुझे भी चाहिए पैसे? अब इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, वो लड़का अपना पेन निकालता है और मोटे लड़के की दोनों आंखें पोड़ डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक टीचर उस लड़के को डांट रहा होता है। हे भगवान, तुम पिछले 3 सालों से एक अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करते आ रहे हो, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? वो लड़के तो तुम्हें परेशान भी नहीं कर रहे थे, तो फिर ये सब आखिर क्यों? अब कुछ बोलोगे भी या यूं ही चुप बैठे रहोगे? अगर तुम यूं ही चुप बैठे रहे तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। इसके बाद वो लड़का बोलता है, वो बहुत ऊंचा बोल रहे थे। सर, टीचर थोड़ा असमंजस में बोलता है, क्या वो बहुत ऊंचा बोल रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा सर। और यहीं पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है कंग पील्डू। कंग अपनी इस हरकत के बाद पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स कंग को लेकर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तुमने सुना, क्या इस लड़के ने उसकी आंख फोड़ डाली क्योंकि वो बहुत ऊंचा बोल रहा था? रियली? आखिर ये खुद को साबित क्या करना चाहता है? ये पक्का एक साइको है, साइकोपैथ। कंग पीडू इन सब चीजों के बावजूद कैगपी लड्डू खुद को बार बार एक ही बात बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं। अगर कुछ है जो मुझे चाहिए तो मैं उसे पाकर ही दम लेता हूं। अचानक सीन बदलता है और एक आदमी ऑफिस में आता है और कहता है, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। तब हम देखते हैं कि सामने ऑफिस में कंग पील्डू बैठा होता है, जो यहीं पर बैठकर अपना वो साला स्कूल वाला सीन याद कर रहा था। ठीक है, मैं आता हूं। यहां हमें पता चलता है कि कंग पील्डू अपने देश का वन ऑफ द टॉप प्रोसिक्यूटर बन चुका है, जो सरकार को देश के टॉप क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करता है। कंग पील्डू इस समय अपने देश के बाकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है और आज उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यह है सेनवा ग्रुप। कंग अपनी टीम को एड्रेस करते हुए बताता है कि यह एक नई कंपनी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये लोग एक लोन बिजनेस रन करते हैं, लेकिन अब ये हर सेक्टर में अपनी पकड़ बनाने लगे हैं। पिछले ही साल इन लोगों ने $500 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। ये लोग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अचानक बीच में इनका बॉस कैग को टपते हुए बोलता है, ठीक है बच्चे, लेकिन मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। कंग पिल्लडू बताता है, यही तो असली बात है। ये लोग जैसे बाहर से दिखते हैं, अंदर से वैसे बिल्कुल नहीं है। सनवा ग्रुप कोई आम कंपनी नहीं है सर। इन लोगों ने देश की सभी बड़ी गैंग्स और माफियाओं को अपने कब्जे में कर रखा है, जिसकी वजह से ये आज देश में बहुत बड़ी पावर और इन्फ्लुएंस कंट्रोल कर रहे हैं। असल दिक्कत यह है कि जैसे जैसे इनकी कंपनी आगे बढ़ रही है, इनके क्राइम्स भी बढ़ती जा रही हैं। जो भी इनके रास्ते में आता है, ये लोग उसे मार डालते हैं। ये जीते जागते दरिंदे हैं और ये सब करने के बावजूद ये आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि पीछे से इनको एक बहुत बड़े आदमी का सपोर्ट है, नेशनल असेंबली मेंबर कंगडू। यही सेनवा ग्रुप का असली मालिक है और जो कुछ भी मैंने बताया, उन सब के पीछे इसी आदमी का हाथ है। अब हम देखते हैं कि टीम के मेंबर्स ये नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। कंग इल्लरू, अरे ये तो वही है ना जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद बॉस कहता है, ऑलराइट, मीटिंग यही खत्म होती है। और हाँ कंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं, बॉस कैंग से कहता है, कंग पीलरू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम प्रमोशन के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो?
कंग पीलेडू कहता है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बॉस कहता है, तो फिर ये सब क्या चल रहा है? हाँ, आखिर तुम सेनवा ग्रुप के पीछे क्यों पड़े हो? कंग बताता है, वो उनके पीछे नहीं पड़ा है। देश में कहीं भी क्राइम हो रहा हो, उसे इन्वेस्टिगेट करना उसका काम है, और वो बस अपना काम कर रहा है। लेकिन ये बोलते बोलते कंग अचानक खो जाता है और अपने सामने अपनी मां को पाता है। उसकी मां कहती है, मैं जानती हूं बेटा, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम इस रास्ते मत आओ। कंग कहता है, आखिर किसी को तो आना ही होगा। उसकी मां उसके आगे हाथ जोड़ती है कि वो यहीं पर रुक जाए, क्योंकि एक बार ये सब शुरू हुआ तो इसका अंत बहुत भयानक होगा। कंग साफ मना कर देता है और कहता है, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। वापस जब कंग को होश आता है तो उसे याद आता है कि वो तो ऑफिस में खड़ा है। कंग का बॉस कहता है, हाँ, मैं जानता हूं कि तुम अपना काम कर रहे ही, लेकिन ये जानते हो ना, सयनवा ग्रुप का मालिक कंग इलद्दू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहा है। अगर हमने इस आदमी से पंगा लिया तो पूरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट की वोट लग जाएगी। कंग पीलेडू ने सिर हिलाते हुए कहा, जानता हूं। बॉस बोला, चलो अच्छा है कि तुम जानते हो, अब उस केस को यही बंद करते हैं। और तभी बॉस का फोन बजता है। फोन पर लिखा होता है, मिस्टर कंग। फोन उठाते ही बॉस एकदम फ्रेंडली अंदाज में बात करने लगता है, मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारा कॉल आएगा, वैसे काफी बिजी होंगे तुम। बॉस फोन पर मिस्टर कंग को बताता है कि उसने लड़के को सब साफ साफ समझा दिया है, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कंग पिल्लेडू का ये सब देखकर खून खौल रहा होता है, इसी वजह से वह वहां से बाहर जाने लगता है। तभी अब बॉस को एक खबर मिलती है। वो तुरंत कंग को रोकते हुए कहता है, अरे पील्डू, तुम्हें खबर मिली क्या? तुम्हारी मां मर चुकी है। ये सुनते ही कंग पील्डू का दिमाग हिल जाता है। इसके बाद फ्यूनरल का सीन आता है, जहां एक बिल्डिंग के अंदर ढेरों सारे फूल रखे होते हैं। इस फ्यूनरल में कोई भी इनवाइटेड नहीं होता है, इसीलिए बाहर बोर्ड पर यह साफ साफ लिखा होता है कि अंदर आने की कोशिश मत करना। यह फ्यूनरल और किसी का नहीं, बल्कि कंग पील्डू की ही मां का होता है। यहां मौजूद सनवा ग्रुप के ढेरों बाउंसर्स फोटो के इर्द गिर्द फूल रखे रहे होते हैं। तभी अचानक गैंग का एक आदमी बोलता है, इस औरत को मरे अभी 3 दिन भी नहीं हुए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? दूसरा आदमी बोलता है, यहां एक चींटी तक अलाउड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी उन्हीं में से एक बॉस के पास आकर कहता है, यह फोटो बार बार नीचे गिर जा रही है, इसका क्या करें? बॉस गुस्से में बोलता है, यह भी कोई पूछने वाला सवाल है? हम क्या इसकी पूजा करेंगे? इसे फेंक दो। और वो फोटो को नीचे जमीन पर फेंक देता है। वापस से बाउंसर्स लोग अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। उनमें से एक आदमी कंफर्म करने के लिए आगे जाता है तो देखता है कि सामने कंग पिल्लरू खड़ा होता है। वो आदमी कंग को वार्निंग देता है, यहां हम किसी भी विजिटर को अलाउ नहीं कर रहे, इसीलिए चुपचाप यहां से निकल लो। कंग पिल्लरू अपनी मां की फोटो के सामने खड़ा होता है और वहां से एक कदम भी नहीं हिलता। वो आदमी फिर से उसे वार्न करता है, हमारे काम में टांग मत अड़ा लड़के, आखिर तू है कौन? तभी कंग का आईडी कार्ड नीचे गिरता है, जिस पर उसकी सारी जानकारी लिखी होती है। गैंग वाले समझ जाते हैं कि ये प्रोस्कटर वाला है। कंग उनसे चुपचाप बस एक सवाल पूछता है, क्या मेरी मां को मारा गया? कुछ ही देर पहले इल्लड़ू उसी बिल्डिंग में मौजूद एक डॉक्टर से भी मिलकर आया था, लेकिन डॉक्टर ने भी सच नहीं बताया। हालांकि कंग के हाथ एक फाइल जरूर लगी है, जिसमें यह सब लिखा है कि उसकी मां को कैसे मारा गया। कंग इल्लड़ू गैंग वालों से कहता है, तुम लोगों ने अपना काम बहुत सफाई से किया, लेकिन आखिर क्यों तुम लोगों ने इस बेरहमी से मेरी मां को मारा कि मदद की गुहार भी नहीं लगा सकी? तुम लोगों ने एक के बाद एक चाकू घोंपे, लेकिन तुम लोगों से एक गलती हो गई, मरते समय मेरी मां ने अपने मुंह में कुछ डाला था। इतने में पीछे से बॉस इशारा करता है। गैंग का एक आदमी आगे बढ़ता है और कंग से कहता है, सुनो, तुम जो भी हो, हमारे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ, जाओ पहले हमें अरेस्ट करने का वारंट लेकर आओ। वो आदमी कंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि उसे हम लोगों ने ही मारा है? हम शांत हैं तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम कमजोर हैं, इसका फायदा मत उठाओ। और तभी क्रैक कंग उस आदमी की उंगली तोड़ देता है और इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए, कंग उसे एक जोरदार किक मारता है। गैंग वाले अब अपनी फॉर्म में आ जाते हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक आदमी अपना चाकू निकालता है और सीधा कंग पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। कंग उसे ड्वांच करता है और अपना दाहिना हाथ सीधा उसके माथे पर मारता है। फिर एक जबरदस्त पंच, बूम, वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है। कंग पिल्लुरु कहता है, मैं गलती मैंने नहीं, बल्कि तुम लोगों ने कर दी है।
कंग पिल्लुरु अब भी कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा होता, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा। और इस तरह कैंग पिल्लुरु वहां मौजूद गैंग के हर एक मेंबर को खत्म कर देता है। ये बात पहुंचती है सयनवा ग्रुप के मालिकों तक। ये तीनों लड़के कग इल्लुरु यानी कि सनवा ग्रुप के मालिक के बेटे होते हैं। कंग पिल्दू भी इसी फैमिली का पार्ट था। इन तीनों का भाई और कंग इल्लुरु का लड़का, लेकिन वो अलग हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, उसने अलग रास्ता क्यों चुना, ये कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। कंगिल्डू का तीसरा लड़का कंग टैगो गुस्से में कहता है, उसने हमारे आदमियों को अकेले मार डाला, तो क्या अब हम कुछ नहीं करने वाले। दूसरा लड़का कंग मूंग कहता है, लेकिन इससे डैड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पहला और सबसे बड़ा बेटा कंग चाबुक बोलता है, टैगो सही कह रहा है, हमें कुछ तो करना ही होगा। तीनों सामने बैठ अपने बाप की तरफ देखते हैं और एक साथ पूछते हैं, हमें क्या करना चाहिए। डैड कगिल्डू, जो सयनवा ग्रुप का मालिक, नेशनल असेंबली का मेंबर और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंडिडेट है, जवाब देता है, मेरा ही लड़का है, थोड़ा तो जिद्दी होगा ही, मार डालो। जिस तरह से हमने बाकियों को खत्म किया है, उसे भी खत्म कर दो। वीडियो रात के समय एक रेस्टोरेंट में एक लड़का अपनी जॉब में प्रमोशन मिलने की खुशी में अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा होता है। दोस्त बोलते हैं, क्या भाई आज बस इतना ही? वो लड़का हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं 10,000 से ज्यादा खर्च नहीं करने वाला, अगली बार देखेंगे। और जैसे ही वह सब वहां से जा रहे होते हैं, एक लड़के की नजर कंग पील्डू पर पड़ती है, जो वहीं से गुजर रहा होता है। वो उसे पहचान लेता है और अपने दोस्त से कहता है, अरे ये तो वही है ना जिसने 12वीं में एक लड़के की आंख फोड़ दी थी, क्योंकि वो बहुत ऊंचा बोल रहा था। दूसरा लड़का कहता है, अरे हाँ यार, ये तो वही है, तुझे याद है इसे हम स्कूल में किस नाम से बुलाते थे? तभी तीसरा दोस्त उसे गौर से देखता है और पहचान जाता है, कैट पीलू द साइकोपैथ। फिर वो लड़का याद करता है कि स्कूल के समय वही मोटा लड़का और उसकी गैंग उसे कितना तंग किया करते थे, यहां तक कि जब टीचर्स उसे रोकने आते थे तो वह गैंग उन्हें भी डरा दे देती थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे बचाने नहीं आता था। वो तो अपनी जिंदगी से हार मान चुका था। उसे लगने लगा था कि अब उसे हमेशा दूसरों के नीचे दबकर ही रहना पड़ेगा। कंग पीड़ू यह सब जानता था, वो कई बार ये सब होते देख चुका था। एक दिन जब वो लड़का अपनी जिंदगी से हार कर खुद को मारने वाला होता है, वो कहता है, मेरे मरने से सबको समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया। तभी कंग पील्डू वहां आता है और उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, सच तो यह है कि तुम्हारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर वो लड़का सन्न रह जाता है। फिर कंग पील्डू उसे कहता है, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। तब हमें पता चलता है कि स्कूल के समय कंग पील्डू ने उस मोटे लड़के की आंख क्यों फोड़ी थी। ये पहली बार था जब सबने कंग पील्डू का ये नया रूप देखा। तभी से उसे लोग जानने लगे, कंग पील्डू एट द साइकोपैथ। उस दिन उस लड़के को भी समझ नहीं आया था कि आखिर कंग ने उसके लिए ये सब क्यों किया। और आज कई सालों बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अब कंग पील्डू आराम करने के लिए अपने घर जा रहा होता है। वहां वो देखता है कि उसके घर की बिल्डिंग के नीचे एक लड़की खड़ी है, जो किसी का इंतजार कर रही होती है। उसे किसी दूसरी लड़की ने यहां मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो लड़की अभी तक पहुंची नहीं है। पील्डू उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। वो लड़की अब भी उसी जगह किसी का इंतजार कर रही होती है। कंग पील्डू अपने घर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और तभी अचानक साइड से एक चाकू उसकी तरफ आता है। कंग तुरंत पोजीशन लेता है और सेल्फ डिफेंस मोड में आ जाता है। वह अपने हाथों से उस चाकू को पकड़ लेता है और बातों में उलझाकर मौके का फायदा उठाते हुए उस हमलावर को जमीन पर दे पड़ता है। धड़ाम। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि उस बंदे की हड्डी पसली टूट जाती है। कंग उससे पूछता है, बता तुझे किसने भेजा? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाए, सामने से दूसरा आदमी आ जाता है। कंग उसे भी बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। एक दो पंच में ही अब बारी आती है बॉस की, जो सामने बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। वो कंग को चिढ़ाते हुए कहता है, तो अच्छा तू ही है प्रोसेक्टर? कंग, कितना गरीब है रे तू, तेरे घर में बस ये एक बोतल मिली। अच्छा बता, तू प्रोसेक्टर ही है ना? क्योंकि देखने में तो तू बहुत पढ़ाकू लगता है। बड़बड़ाते हुए वह आदमी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और बोलता ही रहता है,
लेकिन तभी कंग पील्डू की नजर वॉशरूम के अंदर पड़ती है। वहां एक लड़की जमीन पर गिरी पड़ी होती है। कंग पूछता है, तूने इसको क्यों मारा? वो आदमी बताता है कि ये लड़की उसे नीचे मिली थी। फिर वह खुद ही कहता है कि ये सब उसने कंग को फंसाने के लिए किया। जब मीडिया वालों को एक प्रोसिक्यूटर के घर से लड़की और ढेर सारी ड्रग्स मिलेंगी तो सवाल उठेंगे, कल के न्यूज़पेपर में तू हेडलाइन बनेगा। कंग पील्डू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तू सच में बहुत बड़ा गद्दा है। आजकल मीडिया ऐसे काम नहीं करती। मीडिया की अटेंशन चाहिए तो तुम्हें किसी को मरना पड़ेगा। वो आदमी थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर सोचता है, पील्डू तो मुझसे भी बड़ा निकला। इसको मारने के लिए शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कम पैसे ले लिए। अब वो आदमी जिसने कंग पील्डू के घर हमला करवाया था सीधे सयनवा ग्रुप के असली ठिकाने पर बैठा होता है। यह आदमी बहुत रहस्यमयी है। इसकी असली पहचान किसी को नहीं पता। सामने बैठे कंग इल्डू से वह शांति से लेकिन कड़े लहजे में कहता है, तूने जो गंद मचा रखा है अब उसे साफ करना होगा। तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हारी ही कब्र खोदने में लगा हुआ है। आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या था? अगर चीजें और बिगड़ी तो सबकी वाट लगेगी। ऊपर से यह उच्चायोग वाले भी हमें नहीं छोड़ने वाले। यह सुनते ही कंग लड्डू का चेहरा गुस्से से भर उठता है। वो आदमी बिना रुके बोलता रहता है, आज तुम जिस मुकाम पर हो वहां से अगर गिरे तो सब गया। बाकी मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूं, इसे पर्सनली मत लेना। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला है, हमें अपनी इमेज सुधारनी होगी, इसलिए ये फालतू के लफड़ों से दूर रहो। कंग इल्लड्डू गुस्से से जवाब देता है, अगर ऐसा है तो मुझे पूरे साउथ कोरिया की कब्र खोदनी पड़ेगी। अब वह आदमी भी टोन चेंज करते हुए बोलता है, मैं यहां मजाक करने नहीं आया हूं। कंग इल्लड्डू उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तो तुझे क्या लगता है मैं यहां तक मजाक करते करते पहुंचा हूं? वो आदमी अब भड़क जाता है, तुम गनवार आदमी, तुझे सब सीखना पड़ेगा। कैग इल्लड्डू सख्त लहजे में जवाब देता है, अगर किसी ने मुझे सिखाने की कोशिश की तो वह जिंदा नहीं बचेगा, चाहे वह कोई भी हो, यहां तक कि मेरी अपनी फैमिली भी क्यों ना हो। वो खड़ा होकर गरजता है, तू मुझे सिखाएगा बुड्ढे, मेरे रास्ते में मता समझा। अब वो आदमी पूरी तरह डर जाता है, उसकी जुबान कांपने लगती है। हाँ हाँ, मैं समझ गया मिस्टर कैंग, मैं अपने आदमियों को अभी वापस बुला लेता हूं। अब इससे पहले कोई उसका फोन उठाता, कैंग पील्डू सबको खत्म कर चुका होता है। और फोन उठाता है कैंग पील्डू। अब पील्डू की आवाज सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। इसीलिए वो फोन कैंग इल्लू को थमा देता है। कैंग इल्लू फोन पकड़ता है और बोलता है, मैं बोल रहा हूं। वो साफ साफ कैंग पील्डू को धमकी देता है, मुझसे पंगा मत ले, भारी पड़ेगा, मेरी साइड आजा, तुझे प्रोसिक्यूटर जनरल बना दूंगा। और आखिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या इसलिए क्योंकि मैंने तेरी मां को मार डाला? कैंग पील्डू जवाब देता है, शायद आप समझे नहीं डैन, मां का मरना मेरे लिए एक सदमा है। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं था जब तक मेरी जिंदगी में कोई था, लेकिन तूने मुझसे वह छीन लिया, मेरी मां को मार डाला। अब जब इनके बीच बातचीत चल रही होती है, हम देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में कैंग पील्डू ने उस आदमी को बांध रखा है। उस आदमी को किसी चीज की महक आती है। सामने गैस लीक हो रही होती है, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखते ही देखते पूरे घर में गैस भर जाती है और इसके बाद बूम, एक बड़ा सा धमाका और पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है। यह धमाका इतना बड़ा होता है कि पूरे शहर में इसकी गूंज फैलती है। और कंग बोलता है, अब मैं तुझे दिखाऊंगा किसी का मरना कैसा होता है। जो जो मेरी मां के मर्डर में शामिल था सब मरेंगे, वो चाहे फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। कंग इल्लड्डू एक डेविन स्माइल देता है और बोलता है, तो मेरा हरामीपन तुझमें भी आ गया। हाँ, अब इसके बाद कंग पील्डू वहां से चला जाता है, मन में एक बात बोलते हुए, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर रहूंगा। मैं एक बुरा इंसान हूं और बुरा ही रहूंगा। बिल्डिंग में ब्लास्ट होने वाले इंसिडेंट के अगले ही दिन बाद एक चमकती धमकती बिल्डिंग में कंग टैगो अपने कुछ आदमियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। टैगो बोलता है, वो साला पीलू बचपन से ही ऐसा था, लेकिन अब हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। टैगो कहता है, मैं डैड के इलेक्शन से पहले कुछ बड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका है। पील्डू की उस हरकत के बाद मेरे भाई गुस्से से उबल रहे हैं, तो सोचो मेरा बाप कितना गुस्सा होगा। हम सबसे पहले पील्डू को खत्म करेंगे। आखिर डैड को भी पता चलना चाहिए कि टैगो किसी से कम नहीं है। तभी उसका एक आदमी टैगो से कहता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें इलेक्शंस खत्म होने तक का वेट कर लेना चाहिए? कैंग टैगो बोलता है, यही इसी एटीट्यूड की वजह से आज हमारी ये हालत है। मेरे दोनों भाइयों को कंपनी का एक बड़ा शेयर मिलने वाला है, लेकिन हम आज भी यहीं बैठे हैं। बस ये अब मेरे से और नहीं देखा जाता। अब खुद को साबित करने का एक ही तरीका है, कंग पील्डू। अब एक तरफ जहां टैगो पील्डू के खिलाफ जंग छेड़ चुका होता है, वही दूसरी तरफ कंग भी अपनी मां की मौत को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। पील्डू को
बार बार एक अननोन नंबर से टिप मिल रहे होते हैं। कोई उसे मोबाइल पर कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भेजता है जिसमें साफ साफ उसकी मां चोरी छिपे कहीं जाते दिख रही है। यह फुटेज कुछ ही दिन पहले का। फिर पील्डू को एक मैसेज आता है, इस लोकेशन पर जाओ। कंग पील्डू फौरन उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन एक बात जो उसे अभी भी समझ नहीं आ रही थी वो ये कि उसकी मां इस जगह पर क्यों आई थी। कंग पील्डू वहां खड़ा होकर इस इलाके का मुआयना करना शुरू करता है। सामने ऊपर एक कैमरा लगाए और आसपास सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तभी अचानक किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। कैग पिल्लू तुरंत वहां छुप जाता है। ये अननोन लोग किसी आदमी को घसीटते हुए अंदर ले जा रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, ओए ध्यान से, ये ताजा माल है, इसको कुछ हुआ और हमको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। अब कंग ये सब देखकर एक चीज समझ चुका होता है कि यहां कुछ तो अजीब चल रहा है। सामने वाली बिल्डिंग में ढेर सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही होती है। हर जगह बस कुत्ते ही कुत्ते। फिर देखते हैं कि जिस आदमी को अभी अभी ये लोग घसीट कर लाई थे वो इनसे जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। मुझे माफ कर दो मेरी, मुझे जाने दो। तभी बेसबॉल बैट पकड़े हुए आदमी बोलता है, देख भाई, हम तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन ये देख, पैसे ना चुका पाने पर मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई और यहां तक कि अपने ऑर्गन्स तक को बेचकर आपके सारे पैसे ब्याज समेत आपको चुका दूंगा। ये तूने ही साइन किया था ना? वो आदमी बोलता है, हाँ ये मैंने ही साइन किया था, लेकिन इतने सारे ऑर्गन्स एक साथ, इससे तो मैं मर जाऊंगा। वो आदमी गुन्नों से गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि बस एक और मौका दे, दो, अगले महीने तक मैं सारे पैसे चुका दूंगा। तभी बेसबॉल वाला आदमी कुत्ते से तंग आ जाता है। ये साले कुत्ते लोग, और वह उस कुत्ते को बेसबॉल बैट से मार डालता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस आता है और बोलता है, सॉरी भाई, ये कुत्ते की वजह से मैं कुछ सुन नहीं पाया। हाँ तो क्या कह रहा था तू? वो बोला, मुझे बस एक चांस दे दो। तुझे चांस दूं? ये बोलते ही गैंग वाला अपना बेसबॉल बैट उसके सर पर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैग पील्डू वहां पहुंच जाता है। गैंग वाला बोलता है, अब तू कौन है बे? पील्डू थोड़ा इधर उधर नजर घुमाता है और देखता है कि हाँ ढेर सारे कुत्तों को केज में बंद करके रखा हुआ है। वो बोलता है, डोंट वरी, तुम लोग जो कर रहे हो करते रहो, मुझे बस यहां पर थोड़ा सा काम है। लेकिन एक आदमी फिर से कैंग को रोकते हुए बोलता है, तुझे दिख नहीं रहा है, हम यहां थोड़ा बिजी है, इसलिए तू यहां से कल्ती मार। ऑक्शन आज रात को स्टार्ट होगी, पहले ही हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इसीलिए तुझे माल चाहिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दरअसल इन लोगों को लग रहा होता है कि पील्डू इनसे कुछ माल खरीदने आया है। कंग पील्डू फिर से कहता है, देखो मुझे यहां थोड़ा सा कुछ चेक करना है, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहां से चला जाऊंगा। तभी बेसबॉल वाला पूछता है, तुझे आखिर यहां क्या चेक करना है? कंग बोला, मुझे दरअसल यहाँ के सीसीटी कैमरे चेक करने हैं। ये सुनकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। सीसीटी तो तू यहाँ माल लेने नहीं आया? और तभी सब लोग हंसने लग जाते हैं। बेसबॉल बैट वाला बोलता है, यहाँ चल क्या रहा है भैंस की आंख? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद वो थोड़ा सीरियस होता है और कंग से कहता है, क्यों ना अगर कस्टमर सीसीटीवी कैमरा देखना चाहता है तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन इस एक्स्ट्रा सर्विस का हमको क्या मिलेगा? वो अपनी आंखों की तरफ इशारा करता है और कहता है, मुझे अपनी कोई एक आंख दे और मैं तुझे सीसीटीवी कैमरा दिखाता हूं। तभी अचानक पीछे खड़ा आदमी कंग पर हथौड़े से अटैक कर देता है। कंग किसी तरह खुद को बचाता है और एकदम फुर्ती से उसकी कॉलर को पकड़ता है और बैंग सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार नी स्ट्राइक, और वो आदमी दूर जाकर गिरता है। कंग नीचे गिरी हुई जंजीर को उठाता है और सबको वार्न करता है, मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग इतनी आसानी से नहीं मानोगे। अब जो मुझे सीसीटीवी कैमरास की जानकारी देगा मैं उसे छोड़ दूंगा। अब तुम्हारे ऊपर है, डिसाइड कर लो। ये सुनते ही सभी कैन पीडू पर टूट पड़ते हैं। वो आदमी जिसे ये लोग कहीं से लाए थे खुद को बचाने के लिए एक दीवार के पीछे छिप जाता है, लेकिन कंग उसे अब कोई नहीं रोक सकता। वो 1 2 3 सबको खत्म कर देता है। दीवार के पीछे छिपा हुआ वो आदमी ये सब देख स्टन रह जाता है और वो बेसबॉल वाला कंग बिना एजिटेशन के उसे भी मार डालता है। अब कंग पील्डू बेसबॉल बैट उठाता है और सीधा जो 2 लोग बच गए होते हैं उनके पास जाता है। वो फिर से कहता है, जो मुझे जानकारी देगा वो बच जाएगा, डिसाइड कर लो। पहला आदमी बोलता है, देखो अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन तुमको दी तो वो लोग हमें मार डालेंगे। मैं तुम्हें सीसीटीवी कैमरास की जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं। अब इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, पील्डू उसे एक जोरदार शॉट देता है और वो आदमी खत्म। अब बारी आती है दूसरे वाले की। वो बेचारा इतना डर गया होता है कि वो बिना बात घुमाए सीधा कहता है, सारे सीसीटीवी कैमरे की इंफॉर्मेशन तुम्हें उस दरवाजे के अंदर मिलेगी। अब उस दरवाजे के परे क्या है वह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिलहाल के
ये वह हम जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना, ताकि जैसे ही मैं अगला एपिसोड अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।